हेलो एवरीवन, मैं एम के मेहरा फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दूसरा बेटा, यहाँ वीडियो जब अपन देखते हैं तो उसमें पहले आप कंप्लीट वीडियो को देखकर ही अपने नोट्स जो बनाएं। उसके बाद में जो है वो आप साथ साथ वीडियो को देखते जाते हैं, नोट्स बनाते जाते हैं, तो उससे बेटर समझ में नहीं आती ये चीज़। तो पहले अपने जो है वो कंसेप्ट उनको क्लियर करें, उसके बाद में जो है वो नोट्स तैयार करें। इस वीडियो में जो है वो अपन ईथर की जो बची हुई रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको कंसल्ट करेंगे। इससे पहले की अभिक्रियाएं जो है हो चुकी हैं, इनमें बची हुई अभिक्रियाओं में अपनी सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो जीसल विधि। जीसल विधि क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड थायनिल क्लोराइड के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण आदि अभिक्रियाएं। और ईथर के यूज़, इसमें बेटा ईथर का यूज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जीसल विधि तो है ही है, ईथर का यूज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नेटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम में काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो पहले आप वीडियो को आराम से देखें, उसमें दी हुई चीज़ को समझें। क्लियर? ईथर की अगली विधि में, ईथर बनाने की अगली विधि में बेटा जो है वो नेक्स्ट है अपनी जीसल विधि। जीसल विधि। अब जीसल विधि जो है वो क्या है? इस जीसल विधि के अंदर सामान्यतया जो ऑक्साइड्स हैं उनके ऑक्साइड्स का परीक्षण किया जाता है। जैसे कि आपका एल्कोक्सी समूह है, उस एल्कोक्सी समूह का परीक्षण किस प्रकार करना है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की विधि है जीसल विधि, जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ उसका मात्रात्मक आकलन किया जाता है। कोई भी ईथर होगा, उस ईथर का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ मात्रात्मक आकलन किया जाता है। वो विधि कहलाती है जीसल विधि। ठीक है। इस विधि में क्या होता है कि किसी कार्बनिक अणु में कोई भी एल्कोक्सी समूह जिसको ज्ञात करना है, उसमें कार्बनिक अणु की एक तुली हुई मात्रा को, कार्बनिक की पदार्थ की तुली हुई मात्रा को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म किया जाता है। और जैसे ही उसके साथ गर्म किया जाता है तो मेथिल आयोडाइड की वाष्प बनती है। किसकी वाष्प बनती है? मेथिल आयोडाइड की, CH3I की वाष्प बनती है। अब इस मेथिल आयोडाइड की वाष्प को जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म किया जाता है, जिससे सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप बनता है। और इस अवक्षेप को सुखाकर और छानकर पृथक कर लिया जाता है। फिर उसका जो है वो भार मापकर मेथिल आयोडाइड की मात्रा ज्ञात की जाती है। तो इस प्रकार जो है ये एक मात्रात्मक आकलन विधि है, जीसल विधि, जिसकी रिएक्शन जो है वो किस प्रकार से दी जा सकती है कि इसमें कंपाउंड लिया आपने, वो लिया ईथर कंपाउंड लिया मैंने OCH3। इसकी क्रिया, इस E3 कंपाउंड की क्रिया मुझे किसके साथ करवानी है? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो जब मैं इसकी क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ संपन्न करवाऊंगा तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट क्या होगा मेरा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3 ये क्रिया करता है I के साथ, और ये हाइड्रोजन जुड़ती है इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये कन्वर्ट होता है मेरा OH, फिनॉल प्लस CH3 और I, बन गया मेथिल आयोडाइड। इस मेथिल आयोडाइड की जो है वो अब क्रिया करवाई जाती है किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट विलीन के साथ। मेथिल आयोडाइड CH3I प्लस AgNO3, इसके साथ क्रिया कराओगे तो जैसे इसके साथ क्रिया करवाई जाती है तो AgI को लेकर निकलता है और CH3NO3 से क्रिया करता है, तो CH3NO3 प्लस AgI। ये AgI जो है वो अवक्षेप के रूप में होता है, जिसे छान कर और सुखाकर पृथक कर लिया जाता है। और फिर इस AgI का माप जो है, यानी किसकी कितनी मात्रा प्राप्त हुई, वो ज्ञात कर ली जाती है। अब इसकी कुल मात्रा में से, इस AgI की कुल मात्रा में से AgI की मात्रा को हटा दिया जाता है। अब जितनी बची हुई मात्रा होती है वो मेथिल नाइट्रेट की मात्रा होती है। तो इस प्रकार जो है वो इन E3 कंपाउंडों का, कोई भी एल्कोक्सी जो कंपाउंड होते हैं, इनका मात्रात्मक आकलन जो है इस जीसल विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है। सेकंड जो है वो आती है इसके अंदर, नेक्स्ट अपन जो अभिक्रियाओं की बात कर रहे थे वो आती है सांद्र H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, कि H2SO4 के साथ ईथर किस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ईथर लिया, वो लिया कॉमन ईथर है C2H5O, आपको इसकी क्रिया किसके साथ करवानी है? H2SO4 के साथ, इसके साथ क्रिया होनी है। अब बेटा इसके साथ क्रिया होनी है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ देखो, इसमें इस अभिक्रिया को मैं पुनः ले रहा हूँ वापस,
C2H5O, C2H5 प्लस H2SO4। इसके साथ ये अभिक्रिया होनी है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया होनी है। तो किस तरीके से अभिक्रिया होगी, तो यहाँ जो है वो H2SO4 जो है वो क्या है, एक प्रबल एसिड है, अम्ल है। और दूसरा इसकी विशेषता क्या होती है कि ये एक निर्जलीकारक है, जल का अणु भी क्या करता है, निष्कासित करता है। इसका अर्थ हुआ कि ईथर की ये ऑक्सीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, जल के अणु के रूप में बाहर निकलेगी। अब क्योंकि H2SO4 अम्ल है तो इसका विभाजन कैसे होता है, H2SO4 का विभाजन होता है H प्लस, बेटा इसका विभाजन देखना ये इंपॉर्टेंट है, H प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, H2SO4 किस रूप में टूटा है, H प्लस और HSO4 माइनस, यानी इस H2SO4 ने एक H प्लस दी, तो यहां मैं कितने H2SO4 के अणु लूंगा, 2 H2SO4 के अणु लूंगा, तो वो कितने देगा, 2 H प्लस देगा। और 2 H प्लस इस ऑक्सीजन को लेकर क्या बना देंगे, H2O। क्लियर है। तो इस तरीके से H2SO4 के 2 मोल काम में आएंगे, वहां से उसके 2 H प्लस प्राप्त होंगे, वो इस ईथर की ऑक्सीजन को, इस ईथर समूह को लेकर H2O के रूप में, ऑक्सीजन को लेकर H2O के रूप में बाहर होंगे। और 2 HSO4, एक HSO4 इसके साथ और एक हाइड्रोजन सल्फेट इसके साथ जुड़ता है। तो अभिक्रिया क्या होगी अपनी, किस तरीके से होगी, C2H5O, C2H5 प्लस 2H2SO4। क्लियर। और अब इससे क्या बन गया, देखो एक ये और एक ही, तो ये हो गया 2 C2H5HSO4 प्लस H2O। ठीक है, 2C2H5HSO4 प्लस H2O। और इस कंपाउंड का, इस उत्पाद का नाम क्या हो गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है, उत्पाद का नाम क्या हो गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, जैसे अब ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जब गर्म किया जाता है, जब आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या मिलेगा, तो यहां से मैं ले रहा हूं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4। जब इसको गर्म किया जाता है, ठीक है बेटा, तो गर्म किया जाता है, तो इसको लिख रहा हूं मैं पहले, इसको आप विस्तृत रूप में लिख लो, इस C2H5 को विस्तृत रूप में यूं ले सकता हूं, CH2HCH2HSO4, ये इस रूप में है। ये था C2H5 था, उसको मैंने यूं ले लिया CH3CH2HSO4। तो जैसे ही इसको गर्म किया जाएगा, तो गर्म करने पर बेटा ये समूह बाहर निकलेगा, और बाहर किस रूप में निकलेगा, H2SO4 के रूप में। और ये सिग्मा और ये मिलकर यहाँ क्या बना देंगे, पाइबंध का निर्माण कर देंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4, ये मुझे उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर है। दोबारा अभिक्रिया देख लेना बेटा, इसमें क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर की क्रिया किससे करवानी है, 2 मोल H2SO4 से। 2 मोल H2SO4 से क्रिया करता है, तो यहाँ से 2 मोल C2H5 और C2H5, तो 2 मोल C2H5HSO4 प्लस H2O प्राप्त होता है। अब यहाँ से मैंने 2 मोल थे, 1 मोल ले लिया समझने के लिए, तो 1 मोल ले लिया मैंने C2H5HSO4, और इसको जब मैंने गर्म किया तो यहाँ से मेरा कंपाउंड बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बाहर क्या निकला, H2SO4 H2SO4। क्लियर है। तो इस तरीके से यह अभिक्रिया जो है इसमें संपन्न होती है। ओके, नेक्स्ट अगली जो अभिक्रिया की बात करें, वो अगली अभिक्रिया है वो है PCl5 के साथ, PCl5 के साथ। और ये अभिक्रिया बेटा अपन एल्किल हैलाइड में पढ़ चुके, एल्कोहल में भी पढ़ चुके,
और अब ये वापस रिपीट हो रही है अपनी ईथर में। यही अभिक्रिया अपन ने फिनोल में भी पढ़ी है। तो अप्रोक्सीमेटली मुझे ये लगता है कि ये अभिक्रिया आपको सबको क्लियर आती होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो PCl5 के साथ किस प्रकार अभिक्रिया होगी? तो कंपाउंड लिया मैंने, वो लिया C2H5O C2H5, और PCl5 को किस तरीके से लिखोगे? Cl P Cl 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 और Cl। हो गया PCl5। अब क्या करना है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ C2H5Cl, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ C2H5Cl, और ये बाहर निकल गया आपका POCl3 के रूप में। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? देखो C2H5Cl और C2H5Cl 2 मोल प्राप्त हो गए, तो ये गया 2C2H5Cl प्लस POCl3। तो यहाँ पे आपको एथिल क्लोराइड के कितने मोल मिले? एथिल क्लोराइड के 2 मोल प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो ईथर की PCl5 के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट इससे अगली अभिक्रिया है, वो भी अपन एल्कोहल में पढ़ चुके, SOCl2 के साथ। और SOCl2 क्या है? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ ये किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है? तो वही कंपाउंड है डाईएथिल ईथर। तो डाईएथिल ईथर ले लिया मैंने C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर के साथ किसकी? SOCl2 की, SOCl और Cl। तो उसी तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो प्रोडक्ट क्या बना? देखो C2H5Cl C2H5Cl, तो ये 2 मोल बन गए 2C2H5Cl प्लस ये बन गई SO2, जो किस रूप में होती है? गैस के रूप में होती है। तो इससे मुझे क्या मिला? एथिल क्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ और आपकी थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ जो है वो एथिल क्लोराइड एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। और यहाँ जो है वो शुद्ध प्राप्त होता है एल्किल हैलाइड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस अवस्था में होती है और पात्र से गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। तो पात्र में जो केवल बचता है वो शुद्ध रूप से क्या बचता है? एथिल क्लोराइड, एक एल्किल हैलाइड। क्लियर? ये आपकी थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। इसके नेक्स्ट वन जो अभिक्रिया आती है बेटा, वो आती है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार से होगी? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए कंपाउंड दिया, वो दिया है आपका वो डाईएथिल ईथर है C2H5O C2H5। इसका क्या करना है? ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7। ये उत्प्रेरक है। अब इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब आप ईथर का ऑक्सीडेशन कराओगे तो बेटा एक चीज़ देखो, यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको मैं यूँ ले रहा हूँ कि इसको ले रहा हूँ मैं, रफली ले रहा हूँ, रफ संरचना ले रहा हूँ इसकी। ये इस रूप में है CH3 और CH2। ठीक है, फिर आ गया ऑक्सीजन, फिर आ गया वही CH3 और CH2। आपको इसका ऑक्सीडेशन करना है, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करना है। ऐसे ही इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो ये कितने मोल हो गए? 2 हो गए ना, एक जैसे सेम हो गए, एथिल एथिल ग्रुप है। तो यहाँ जो है ये कंपाउंड एक एल्किल कंपाउंड जहाँ ऑक्सीजन साथ में जुड़ी हुई एथिलीकरण की प्रक्रिया है, तो इससे पहले तो बनता है एल्डिहाइड। जब भी ऑक्सीकरण होगा तो पहले इससे क्या बनेगा? एल्डिहाइड, और फिर जब इसका ऑक्सीकरण आगे होगा तो उससे बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH ग्रुप। तो ईथर का पहले किस में कन्वर्जन होगा? पहले किस में बदलेगा ईथर? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड का जब फिर आगे ऑक्सीकरण होगा तो किस में बदलेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में पीछे समझा चुका हूँ, जो अपने एल्कोहल और उनके अंदर फिनॉल में काम मिली थी अभिक्रिया, वहाँ सेम वही अभिक्रियाएँ हैं। तो इस अभिक्रिया में अपना जो प्रोडक्ट होगा वो किस तरीके से होगा? C2H5O C2H5, इसका क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण करवाना है। किसके प्रेजेंस में? K2Cr2O7 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होगा। तो जब इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा तो 2 मोल CH3CHO के प्राप्त होंगे, एसिड एल्डिहाइड के प्राप्त होंगे। और अब इस एसिड एल्डिहाइड का फिर से आगे ऑक्सीडेशन होगा, आप इसका फिर से ऑक्सीडेशन कराओगे वही K2Cr2O7 की उपस्थिति में, तो यहाँ से मुझे 2 मोल CH3
COOH ये प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। यह आपकी जो है इसकी ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये इसकी जो शेष बची हुई अभिक्रियाएं थी ईथर की, वो अपनी कंप्लीट होती हैं। तो इसमें एक तो थायोनिल क्लोराइड है, आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। ये अभिक्रियाएं नॉर्मली जो हैं वो अपन पीछे से चैप्टर्स में 2-3 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, रेगुलर वही चल रही है। और एक इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है जीसल विधि का। देखो ऑब्जेक्टिव में तो फिलहाल नहीं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि मात्रात्मक आकलन करने में जो है वो किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, इस तरीके से किन के परीक्षण में काम में आती है, ईथर के परीक्षण में काम में आती है। तो जीसल विधि का ऑब्जेक्टिव वहाँ क्वेश्चन बनता है। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसका बनता है कि जीसल विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, उसको संक्षिप्त में समझाइए। तो उसमें आपका थ्योरेटिकल पॉइंट और इसकी रासायनिक अभिक्रिया वो देनी होती है। क्लियर है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है जीसल विधि का। यहाँ जो आज अपन ने देखा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वही है। बाकी ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो अभी तक पढ़ा और देखा, वो सारा मैटर अपन पीछे के लेसन्स में सारा पढ़ चुके हैं, तो इतना कुछ नया नहीं है। तो जीसल विधि भी आपको फोकस करना है। जीसल विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, ठीक है। उसके बाद में इसके उपयोग आते हैं। उपयोग की बात करेंगे तो उपयोग में जो आपको उसमें लिखा दूंगा, जो अपन इन अभिक्रियाओं के बाद में जो लेंगे उसके नेक्स्ट वन जब अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो जो अभी तक देखा है उसको देख लेते हैं। इसमें पहला जो है वो क्या था, जीसल विधि का। ये जीसल विधि है, जीसल विधि, जीसल विधि की रिएक्शन है। तो अपनी फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी जीसल विधि। अब जीसल विधि क्या है, तो हेडिंग डाल के इसमें लिखो बेटा जीसल विधि क्या है। इसका फिर थ्योरेटिकल पॉइंट लिखो जीसल विधि का। जीसल विधि में क्या लिखना है आपको, लिखो यह विधि, यह विधि मैथॉक्सी समूह के, यह विधि मैथॉक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए, यह विधि मैथॉक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए मैथिल ईथर की, मैथिल ईथर की हाइड्रोजन आयोडाइड HI, हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ, के साथ अभिक्रिया का उपयोग, अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, किया जाता है, जिसे जीसल विधि कहा जाता है। जिसे जीसल विधि कहा जाता है। सेकंड पॉइंट लिखो इसका, इस प्रक्रम में, इस प्रक्रम में मैथिल आयोडाइड की वाष्प बनती है, इस प्रक्रम में मैथिल आयोडाइड की वाष्प बनती है, जिसे एल्कोहली, जिसे एल्कोहली सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, जिसे एल्कोहली सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, के विलयन में प्रवाहित किया जाता है, के विलयन में प्रवाहित किया जाता है। बने हुए, बने हुए सिल्वर आयोडाइड के
सिल्वर आयोडाइड के अवक्षेप को छानकर कॉमा धोकर सुखा लिया जाता है। और उसे तौलकर उस भार के आधार पर गणना करके कार्बनिक अणु में उपस्थित मैथॉक्सी समूह का परिकलन कर लिया जाता है। मैथॉक्सी समूह का परिकलन कर लिया जाता है। परिकलन का अर्थ होता है बेटा मात्रा ज्ञात करना, उसका भार कितना है वो ज्ञात कर लिया जाता है। परिकलन कर लिया जाता है। जिसकी रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से दी जा सकती है। और बेटा ये रासायनिक समीकरण इसके अंदर जिस विधि में जिसकी बात कर रहे थे वही एक ईथर है मेरे पास। इस मीथर की क्रिया किसके साथ करवाई है? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। टेम्परेचर है 130 डिग्री। इसके ऊपर क्रिया कराओगे तो इससे क्या बनेगा? मैथिल आयोडाइड बनेगा। अब इस मैथिल आयोडाइड की क्रिया किससे करवानी है? सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ। तो यहाँ से AgI ये बार AgI, ये इस तीर का उल्टे अर्थ होता है अवक्षेप। AgI क्या है? यहाँ इसका अवक्षेप बनता है। अवक्षेप रूप में पृथक कर लिया जाता है, इसे अपन छान कर सुखाकर अलग कर लेते हैं और साथ में बनता है CH3NO3 मैथिल नाइट्रेट। क्लियर है? ये जिसर विधि की रासायनिक अभिक्रिया है। सेकंड इसमें बात की थी कि ईथर की क्रिया जब सांद्र H2SO4 के साथ संपन्न होती है। तो अभी मैंने बताया था सांद्र H2SO4 किस रूप में टूटता है? H+। H2SO4 का एक अणु टूटता है H+ HSO4- इस रूप में टूटता है। और सांद्र H2SO4 क्या है? एक निर्जलीकारक, जल के अणु को बाहर निकालने वाला एक अभिकारक है, निर्जलीकारक है। तो यहाँ जो है ये ईथर ऑक्सीजन जो है वो जल के अणु के रूप में बाहर निकलेगी, H2O के रूप में बाहर निकलेगी। तो एक H2SO4 एक H+ देता है, तो यहाँ पे मैं H2SO4 के कितने मोल लेऊंगा? 2 मोल लेऊंगा, ताकि मुझे 2 H+ मिल जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ H2SO4 के 2 मोल लिए। वो 2 H+ इस ऑक्सीजन को लेके बाहर निकलती है H2O के रूप में, और 2 ही क्या मिलेंगे? HSO4 वो मिल गए। तो ये बन गया 2C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। आप अब ये 2 मोल हैं, तो इनमें से कोई एक मोल ले लो अभिक्रिया को नेक्स्ट अगले स्टेप में ले जाने के लिए। तो मैंने इसके 2 मोल में से केवल 1 मोल ले लिया ये। ठीक है, और ये 1 मोल जो है, जब इस 1 मोल को गर्म किया जाता है, तो इसको जब मैं गर्म करूंगा तो ये मैंने पीछे भी समझाया था, ये किस रूप में हो जाएगा? इसको ये ले सकता हूँ CH2H, यानी ये CH3 हो गया। ठीक है, फिर इसको कर दिया मैंने आगे CH2 और इसको लिख दिया HSO4 हो गया। तो यहाँ से ये क्या बाहर निकल जाएगा? H2SO4, ये बाहर निकल गया H2SO4। और ये बंद मिलके यहाँ क्या बना देंगे? पाई बंद बना देंगे। तो कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे क्या कहते हैं? एथीन। 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन C2H4, ये हो गई आपकी एल्कीन। क्लियर है? ये आपकी सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। इससे अगली अभिक्रिया की बात की थी, वो बेटी अपने क्या थी?
PCl5 के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जनरल सिंपल अभिक्रिया भी है, पीछे पढ़ चुके हैं, बारी बारी से रिपीट हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे यही PCl5 को आपने इस रूप में तोड़ा तो इसके 2 मोल एथिल क्लोराइड के मिले और साथ में बाहर क्या निकल गया आपका POCl3। ये आपकी PCl5 के साथ अभिक्रिया। इसकी अगली अभिक्रिया यह थी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये भी हम पीछे पढ़ चुके। उत्प्रेरक होता है इसमें K2Cr2O7, इसको उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ से जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो पहले क्या बनता है एल्डिहाइड। ईथर का जब पहले फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा एल्डिहाइड। सेम वैसा ही है जैसे अल्कोहल में होता है। अल्कोहल में जब आपने ऑक्सीडेशन करवाया तो उससे बना एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब आपने फिर आगे ऑक्सीकरण करवा दिया तो आखिरी समूह मुझे मिलता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ठीक उसी तरीके से ईथर का जब मैंने ऑक्सीकरण करवाया तो मुझे मिला एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब मैं आगे ऑक्सीकरण करवा दूंगा तो आखिरी में मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो यह अभिक्रिया भी अपने पीछे रिपीट हो चुकी है। इससे अगली अभिक्रिया आई थी वो आई थी आखिरी अपने पास थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो SOCl2 में वही RCl और R-Cl, तो ये RCl R-Cl और SOCl2। यानी इसको अगर एग्जाम्पल के रूप में लूँ तो ये R का अर्थ क्या है कि ये आपकी असमित ईथर है, कि इस R की जगह तो आपने क्या ले लिया CH3O, और इस R- की जगह आप क्या ले सकते हो CH2, मिश्रित ईथर की बात है बेटा ये, और CH3 हो गया, डिफरेंट अलग अलग हो गया R और R-। ये तो क्या किसका काम कर रहा है R- का, और ये किसका काम कर रहा है R का, दोनों अलग अलग है, मिश्रित ईथर है या असमित ईथर है। क्लियर है। तो यहाँ से एक क्लोरीन इसके साथ निकल जाएगी, एक क्लोरीन इसके साथ निकल जाएगी, ये बाहर निकल जाएगी किसके SO2 के रूप में, जो किस अवस्था में होती है गैस अवस्था में। SO2 किस अवस्था में होगी गैस अवस्था में, और ये पात्र से निष्कासित हो जाती है। तो पात्र में बचता है केवल ये समूह एल्किल हैलाइड समूह, यह आपकी थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। यहाँ अपने पास जो है बेटा इस ईथर की जो अभिक्रियाओं का पोर्शन है वो अभिक्रियाओं का पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। अब इस ईथर में अभिक्रियाओं के पोर्शन के साथ इससे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं कि आप ईथर के निर्माण की जो है वो प्रयोगशाला विधि दीजिए, जिसल विधि को समझाइए, या ईथर की निम्न के साथ अभिक्रिया दीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, वो बनता है कि अगर ईथर को ठंडे या गर्म हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म किया अभिक्रिया करवाई जाए तो आपका उत्पाद क्या होगा। एक इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा हुआ है। क्लियर। तो आपको इसमें थोड़ा जिसल विधि के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और इसकी आपकी जो प्रयोगशाला विधि है उसको ध्यान रखना है। प्रयोगशाला विधि में विलियमसन ईथर संश्लेषण वो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी। अब बात करते हैं यहाँ ईथर के उपयोग के बारे में कि ईथर का जो है उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आप नेक्स्ट जो है वो इसमें अगली हेडिंग डालेंगे, वो डालेंगे ईथर के उपयोग, कि ईथर का उपयोग क्या क्या है। इस उपयोग में भी एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट आएंगे जहाँ आपको मैं बता दूंगा कौन सा है, वो आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी है, थ्योरेटिकल के रूप लिए भी है। तो फर्स्ट उपयोग, इसका पहला उपयोग लिखोगे नंबर 1, पहला इसका उपयोग सर्जरी में, इसका उपयोग सर्जरी में निश्चेतक का अर्थ होता है बेटा बेहोश करना। इसका उपयोग सर्जरी में निश्चेतक के रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। सेकंड लिखो, इसका उपयोग प्रशीतन, इसका उपयोग प्रशीतन करता है रेफ्रिजरेशन, ठंडा करने में, प्रशीतन में किया जाता है। अगला तीसरा, यह कई कार्बनिक यौगिकों के लिए
यह कई कार्बनिक यौगिकों के लिए विलायक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसे तेल व वसा। अगला, कुछ अभिक्रियाओं अगला उपयोग है कुछ अभिक्रियाओं जैसे वुड्स अभिक्रिया कॉमा ग्रिन्यार अभिकर्मक के बनाने में इसका उपयोग उदासीन माध्यम के रूप में किया जाता है। और नेक्स्ट अगला उपयोग बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और थियोरेटिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये उपयोग का। इसके जो आप लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है बेटा पॉइंट। इसके अल्कोहल के साथ मिश्रण को व्यापारिक नाम और ये स्क्रीन पे लिखना नेटेलाइट से जाना जाता है। जिसका उपयोग पेट्रोल के स्थान पर किया जाता है। और आखिरी उपयोग लिखो बेटा इसका उपयोग धुआं रहित पाउडर के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग धुआं रहित पाउडर के निर्माण में किया जाता है। तो इस तरीके से बेटा ये ईथर के दो उपयोग हैं, 4-5 उपयोग हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट दो ही हैं। तो एक तो किन अभिक्रियाओं में इसे शुष्क के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अभिक्रियाओं को संपन्न कराने में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे वुड्स अभिक्रिया है। ठीक है आपकी, एक तो ये पॉइंट काम में रखना। और एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है नेटेलाइट, कि नेटेलाइट, ये क्वेश्चन भी आता है कि नेटेलाइट क्या है।
तो यहाँ जो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ बेटा, आप उनको खुद सोल्व करके देखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे हुए भी हैं, हर लेवल पे पूछे हुए हैं ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा यही है। क्वेश्चन लिखो फर्स्ट, नेटेलाइट क्या है? या यूं भी हो सकता है कि नेटेलाइट किसे कहते हैं, नेटेलाइट क्या है, या नेटेलाइट किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखो, डाई एथिल ईथर की निम्न के साथ रासायनिक समीकरण दीजिए। डाई एथिल ईथर क्या है बेटा? C2H5O C2H5, ये होता है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर की निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। इसमें नंबर 1 पहली HI, दूसरी है Cl2, तीसरी है वायु के साथ, चौथी है BF3 के साथ। HI, Cl2, वायु, BF3, 4। नंबर 5 सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। अगली है PCl5 के साथ, अगली है एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। क्लियर? ये आपको अभिक्रियाएं इसकी डाईएथिल ईथर के साथ संपन्न करवानी कि इनसे क्या बनेगा, जो अभिक्रिया अपन पढ़ चुके हैं अगर आपने याद की हैं तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखेंगे बेटा ये जीसर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में भी ज़्यादातर भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, किसके मात्रात्मक आकलन में काम में आती है। जीसल विधि क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। जीसल विधि क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। और एक आखिरी क्वेश्चन, इसकी आपको एक प्रैक्टिस और करनी है। आखिरी क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। और इसमें ये पहली बेटा ये फर्स्ट ही, ठीक है, इस अभिक्रिया को आपको कंप्लीट करना है।